नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 31 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इस क्लास की पीडीएफ लेनी है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, डिटेल एनालिसिस जो बताऊंगा मैं आपको, वो सिस्टमेटिक तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। पीडीएफ कैसे मिलेगी इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आपको लेकर एक सिंगल पैसा नहीं देना है पीडीएफ के लिए, ठीक है। डेली की डेली मिल जाएगी आपको क्लास के बाद। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भांग की खेती को औद्योगिक और औषधि अनुसंधान के लिए मंजूरी दी है। देखिए बात है 24 जनवरी 2025 की। 24 जनवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की खेती को करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको मंजूरी दी है। यानी केवल भांग की खेती ही नहीं करेंगे, भांग की खेती को बढ़ावा देंगे, सरकार बढ़ावा देगी। किस लिए देगी? एक तो औषधि के अंदर भांग का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है और एक औद्योगिक क्षेत्र में भी भांग का अच्छा खासा प्रयोग किया जाता है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नया कदम उठाया है, जिसके तहत वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भांग की खेती को राज्य में बढ़ावा देगी। इससे पहले या इसके साथ अपन बोल सकते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वो भी इसके अंदर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी प्राइमरी तौर पर हिमाचल प्रदेश ने इसको शुरू किया है। देखिए भांग की खेती आर्थिक रूप से बहुत ही फायदेमंद होती है। आर्थिक दृष्टि से भांग की खेती बहुत ही अच्छी होती है। एक तो भांग को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनाबिस के नाम से अपन जानते हैं। कैनाबिस जो है, भांग को अपन कैनाबिस भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि भांग की जगह अगर कैनाबिस लिखा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। भांग तो आप सब जानते हो, ज़्यादातर तो आप पीते ही होंगे, ठीक है। कैनाबिस जो पादप है उसका प्रयोग एक तो औषधि के अंदर किया जाता है। जितनी भी दवाइयाँ आती हैं, जैसे नींद की गोलियाँ आती हैं, दर्द की दवाइयाँ आती हैं, उन सब में कैनाबिस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कैनाबिस का प्रयोग कपड़े में भी किया जाता है, बायोप्लास्टिक बनाने में किया जाता है। कैनाबिस से एक अभी रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से 25,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। तो आर्थिक महत्व भांग का बहुत ज़्यादा है। इसके चलते इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। बोले राज्य के अंदर अब अपन भांग की खेती को एक बड़े स्तर पर करेंगे और उससे क्या होगा, औषधि क्षेत्र के अंदर अपन अच्छी खासी इनकम कर लेंगे, बायोप्लास्टिक बनाएंगे, कैनाबिस से कपड़े बनाएंगे, 25,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो अपन आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए इस खेती को करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में किस सामाजिक मुद्दे को अपराध घोषित करने की पहल की है? ये भाई पाकिस्तान ने खुद ने पहल नहीं की, मजबूरी में इनको करना पड़ा, ठीक है। तो कौन सी पहल है? इसका राइट ऑप्शन है भीख मांगना। वैसे देखिए भीख मांगना पाकिस्तान का राष्ट्रीय रोजगार है, क्योंकि जो देश खुद पूरा भिखारी देश है उसके अंदर ये प्रतिबंध किया है भाई, भीख मांगेगा कोई अगर तो उसको अपराध घोषित कर दिया है पाकिस्तान ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो सर इसका मतलब तो उनकी पूरी जीडीपी डगमगा जाएगी। उनका तो काम ही यही है, उनका तो राष्ट्रीय रोजगार है ये भीख मांगना, तो कैसे चलेगा? मजबूरी में करना पड़ा। पाकिस्तान देश के खिलाफ बहुत सारी विदेशी शिकायतें जाने लगी। मुख्यतः जो जीसीसी देश थे, जिसके अंदर इराक हो गया, मलेशिया हो गया, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से बेगिंग की जाती है। ऑर्गेनाइज बेगिंग का मतलब समझे क्या है? भीख मांगना एक बिजनेस बन गया है। उसके अंदर एक बॉस होगा, वो अलग अलग लोगों को हायर करेगा, फिर वो लोग अपने टारगेट पूरे करने के लिए भीख मांगेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से बेगिंग करना, या सोच समझ कर पूरी प्लानिंग के साथ भीख मांगना। तो उन देशों ने बोला कि भाई इसको अपराध घोषित करो, या आप ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हो। फिर उसके बाद मानव तस्करी निवारण विधेयक 2024 है, उसके अंदर संशोधन किया गया। और पाकिस्तान ने जब इसका संशोधन किया गया तो पाकिस्तान के अंदर ये मुद्दा भी उठा कि इस भीख मांगने को आप अपराध कैसे घोषित कर रहे हो, लोगों के घर कैसे चलेंगे, क्योंकि अपना देश खुद भिखारी है, अपन भीख पे ही पलते हैं। तो आप भीख को ही बंद कर दोगे तो एक चीज़ बताओ, जब गाड़ी पहियों पे ही चलती है, पहिए ही आप खोल के रख दोगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? वो कंडीशन बन गई। फिर पाकिस्तानी सरकार ने बोला कि भाई हमें वैश्विक स्तर पर बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है इसके लिए। बहुत सारे देशों ने वीज़ा पर भी प्रतिबंध लगा दिए, हमारे देश के लोगों को वीज़ा नहीं दिए जा रहे हैं, तो अब इसको बंद करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, वैश्विक शर्मिंदगी और वीज़ा प्रतिबंधों के चलते पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है, ठीक है। इसके अलावा सऊदी अरब का कल एक स्टेटमेंट आया था, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट। बोला हम पाकिस्तान से आग्रह करते हैं कि जो अकुशल और बीमार व्यक्ति हैं उनको धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर मत भेजें। आपको पता है सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं पाकिस्तान के धार्मिक उद्देश्य से, धार्मिक यात्रा करने के लिए। बोले आप उन लोगों को मत भेजो, हमारे देश की स्थिति खराब कर रहे हैं उल्टे। तो पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन बोला चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे, अब देखते हैं कैसे करवाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
पिछला वाला क्वेश्चन तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा भाई, ये भीख मांगने की प्रथा ज्यादा कहाँ है, वहीं बंद की होगी, तो वहाँ पाकिस्तान में तो वहीं पे बंद की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने एमएसएमई के लिए कितनी राशि की ऋण गारंटी योजना शुरू की है? एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकार 100 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए 60% की गारंटी कवरेज करेगी। कितनी? 60% के लिए। पैसे तो 100 करोड़। अगर 100 करोड़ रुपए तक की आपके पास मशीनरी है, एमएसएमई के अंदर आप रजिस्टर्ड हो, तो उस मशीनरी का 60% तक का कवरेज है वो करेगी इस योजना के तहत। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ एमएसएमईज के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, उसके तहत 100 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए 60% तक की गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो आप एमएसएमई से ऋण लेते हो उसका उपयोग आप किस किस में कर सकते हो? इसमें एक तो मशीन खरीद सकते हो, विनिर्माण क्षेत्र में कर सकते हो। ठीक है, और ये जो योजना है वो 4 साल तक चलेगी, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। या तो 4 साल तक चल जाए, या इस योजना के लिए 7 लाख करोड़ रुपए का फंड सरकार ने निर्धारित किया, ये फंड खर्च हो जाए। उन दोनों में से जो भी पहले होगा उस हिसाब से ये योजना चलेगी। ठीक है, वार्षिक गारंटी शुल्क पहले 3 वर्षों के लिए 1.5% होगा और उसके बाद में 1% होगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वार्षिक जो गारंटी शुल्क होगा इस ऋण पर, पहले 3 वर्षों के लिए तो 1.5% होगा और उसके आगे 1% होगा, क्योंकि उसके बाद में आप कुछ ऋण जमा करवा दोगे तो ऋण कम बचेगा, तो फिर गारंटी भी कम लगेगी, 1% लगेगी। या तो ये योजना 4 वर्षों तक चल जाए, या इस योजना का जो 7 लाख करोड़ रुपए का फंड है वो खर्च हो जाए। एमएसएमई से जो आपको ऋण मिलेगा उसका उपयोग आप उपकरण खरीदने में कर सकते हो, मशीनें खरीदने में कर सकते हो, बिल्डिंग वगैरह में कर सकते हो, विनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हो। और इसके अंदर म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम इसका नाम रखा गया है। 100 करोड़ रुपए तक का ऋण है और 60% गारंटी कवरेज है उसके अंदर। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, ट्रम्प जब से अमेरिका के अंदर आए हैं, ट्रम्प सरकार आई है, तब से सारा शेयर मार्केट हिला दिया है। कभी बिटकॉइन गिर रहा है, कभी ट्रम्प कॉइन गिर रहा है, कभी निफ्टी 50 गिर रहा है, कभी बैंक निफ्टी गिर रहा है। अब एक नया क्या मैटर हुआ वो भी देख लो आप। ट्रम्प प्रशासन के निर्देश के बाद गूगल मैप्स अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए मेक्सिको की खाड़ी का नाम किस नाम से बदल देगा? अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने गूगल से एक अप्रोच किए कि आप जो आपका गूगल मैप है इस पे आप मेक्सिको की खाड़ी को दिखाते हो, गल्फ ऑफ मेक्सिको को जो आप मेक्सिको की खाड़ी के नाम से दिखा रहे हो, इसका नाम चेंज करो। ये मेक्सिको की खाड़ी नहीं है, ये अमेरिका की खाड़ी है। इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन। उन्होंने बोला है कि आज से मेक्सिको की खाड़ी की जगह अमेरिका की खाड़ी लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो ये नाम परिवर्तन होके रहेगा, ये मान लो आप। अब आपको गल्फ ऑफ मेक्सिको की जगह गूगल पे अमेरिका की खाड़ी दिखेगा। क्या सभी लोगों को दिखेगा? नहीं भाई, जो अमेरिका में निवास करने वाले हैं उनको ही दिखेगा केवल। उसके बाहर अगर आप गूगल पे देखोगे तो वो गल्फ ऑफ मेक्सिको ही दिखाएगा, मेक्सिको की खाड़ी ही दिखाएगा। तो अमेरिका और मेक्सिको, उसके बाहर के लोगों को तो ये नाम प्रदर्शित नहीं होगा, लेकिन विवादित भूमि होते हुए जिस 2 देशों के मध्य विवाद है उन 2 देशों में दिखाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो ट्रम्प चाचा है वो कितने एक्टिव है और गूगल पर भी उनकी पकड़ है, ये चीज है। इसके अलावा उन्होंने भी एक नाम परिवर्तन किया था जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका, आप जानते हो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का पहले नाम क्या था? डेनाली। आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड जियोग्राफी में, नहीं पढ़ा हो तो अब पढ़ लेना। जो उत्तरी अमेरिका है उसकी सबसे ऊंची चोटी है डेनाली। अब इस डेनाली का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, और इसका नाम रख दिया गया है माउंट मैककिनले। क्या रखा गया? माउंट मैककिनले। ये आपको ध्यान रखना है। माउंट मैकिनले रख दिया गया है डेनाली का नाम परिवर्तन करके, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी थी। पहले नाम डेनाली था, अब इसका नाम चेंज करके माउंट मैककिनले रख दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और कार्यकारी जो ऑफिशियल लेटर आते हैं वो भी आ गए हैं। तो ये तो नाम कन्फर्म चेंज हो गया है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी थी डेनाली, जिसका नाम परिवर्तन करके अब क्या कर दिया गया है? माउंट मैकिनले कर दिया गया है। इसके अलावा मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। ये नाम ऑफिशियल तरीके से नहीं किया गया, गूगल मैप पे किया गया है। अगर आप मेक्सिको और अमेरिका में जाकर इसको सर्च करोगे तो वहां पर अमेरिका की खाड़ी लिखा आएगा, बाकी आप दूसरी जगह से करोगे तो वही मेक्सिको की खाड़ी नाम लिखा आएगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको लिखा आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक बड़ा परिवर्तन है। उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी डेनाली है उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है? कौन सा डीप सी रडार विकसित किया है? और वो किया है चाइना ने भाई। ये जो अभी साइंस टेक के अंदर नया परिवर्तन हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर चाइना ने बहुत ही अच्छा काम किया है, सराहनीय काम है। देखो, अपना प्रतिद्वंदी देश है या अपना पड़ोसी देश है, अपना दुश्मन है, दोस्त है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक्चुअल के अंदर जो विकास किया बहुत ही अच्छा विकास है। इसके अंदर होगा क्या?
दुनिया का पहला ये डीप सी रडार है। ऊंची अगर कोई उड़ान भर रहा है, कोई फ्लाइट ऊंची उड़ान पर है या कोई लड़ाकू विमान ऊंची उड़ान पर है, तो ये अगर 1000 मीटर अंदर है, क्या ये पनडुब्बी अगर 1000 मीटर समुद्र के अंदर है, ये समुद्र है और मान लो इसे समुद्र से 1000 मीटर यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर कोई पनडुब्बी है और ऊपर 5000 मीटर, 5000 मीटर कितना, ऊपर अगर 5000 मीटर की ऊंचाई पर अगर कोई यान उड़ रहा है तो उसको ट्रैक कर सकता है। ये इतनी क्षमता है इसकी, तो टोटल 6000 मीटर हो गए ना। अब आपको मैं थोड़ी चीजें वापस सही से समझाता हूं। देखो ये है समुंदर, क्या है ये समुंदर है, इससे ये दूरी है 1000 मीटर। यहां पर है पनडुब्बी, पी लिख रहा हूं, ठीक है। ये है ऊपर एयर, हवा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये यहां तक की दूरी है 5000 मीटर। यहां पे एक मान लो कि वायुयान उड़ रहा है, एरोप्लेन, वायुयान या लड़ाकू विमान उड़ रहा है, और ये दूरी कितनी है 5000। तो ये पनडुब्बी यहां से इसको ट्रैक कर सकती है। यही है डीप सी रडार जो कि चाइना ने विकसित किया। इससे अच्छे तरीके से आपको कोई समझा नहीं सकता, अच्छे से समझ लेना। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला डीप सी रडार बनाया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा पाएगा। इस परियोजना के अंदर शामिल वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर ये हमारा रडार या जो हमारी पनडुब्बी है वो अगर 1000 मीटर नीचे है समुद्र तल से, और समुद्र तल से ऊपर अगर 5000 मीटर कोई ऊपर वायुयान उड़ रहा है, तो उसको हम सफलतापूर्वक ट्रैक कर लेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये जो पनडुब्बियां पहले शिकार हुआ करते थे वो अब शिकारी बन गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है पनडुब्बियों का जो वायुयान है उनकी मदद से शिकार कर लिया जाता था। तो अब ये पनडुब्बियां शिकार से किस में बदल गई है, ये खुद शिकारी बन गई है। तो शिकार क्या बना, शिकारी बना है। किस तरीके से बना है वो मैंने आपको समझा दिया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष किस तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो वैसे कल क्वेश्चन मैंने आपको ये करवा दिया था, एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं करवाया था, लेकिन एक क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया था कि आज भाई 30 दिसंबर है और आज शहीद दिवस है। तो कल 30 जनवरी थी और कल क्या था, शहीद दिवस था। किस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में बताया था? गांधी जी को लेकर कुछ कल राष्ट्रीय भवन दिल्ली के अंदर कुछ चीज़ों का अनावरण हुआ था, शांता गांधी ने किया था, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, उसी से रिलेटेड है शहीद दिवस 30 जनवरी। 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी है, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उनकी पुण्यतिथि आती है और उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अपन शहीद दिवस मनाते हैं। कब से मना रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी। किन्होंने मारी थी? नाथुराम गोडसे ने। तो उसके बाद अपन प्रतिवर्ष 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। तो कल अपन ने क्या मनाया था, शहीद दिवस मनाया था। आपसे पूछा जा सकता है शहीद दिवस अपन किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको अपन प्यार से महात्मा गांधी बोलते हैं, बापूजी बोलते हैं, उनका 1948 के अंदर नाथुराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यानी इनकी पुण्यतिथि आती है 30 जनवरी को, और अपन उस दिवस क्या, उस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको शॉर्ट में WHO बोला जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, उसने जॉर्जिया देश को किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है? इसका मतलब ये भाई यहाँ पर उस बीमारी का नाम लिखना है, देश का नाम याद रखना है, जॉर्जिया देश है। WHO ने मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है जॉर्जिया को, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। राजस्थान के RSS एग्जाम में ये क्वेश्चन फेवरेट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्जिया को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। मलेरिया का परजीवी क्या आप जानते हो? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है। अच्छा, मलेरिया को संक्रमित कौन करता है, फैलाने का काम कौन करता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। कौन? मादा एनोफ्लीज मच्छर करता है। मादा एनोफ्लीज क्या करता है, किसी मनुष्य को काटता है तो उसके रक्त के अंदर परजीवी को प्रवेश करवा देता है। परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम, मैंने बताया था प्लाज्मोडियम परजीवी है। मादा एनोफ्लीज क्या है, तो उसको संक्रमित करने वाला है, फैलाने वाला है, ठीक है। तो संक्रामक कौन है? मादा एनोफ्लीज है। और परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। रक्त के अंदर प्लाज्मोडियम को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर वो बुखार आता है, वो सारे मलेरिया के लक्षण आप जानते ही होंगे। और अब नया क्या है, आधिकारिक तौर पर जॉर्जिया को मलेरिया से मुक्त कर दिया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेगी। तो भाई कल करेगी, कल 1 फरवरी है, कल 11 बजे से बजट शुरू होगा भाई। सेव दिस टाइम, सेव दिस डेट, 1 फरवरी। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेगी। तो कल है 1 फरवरी। कल क्या होने वाला है भाई, भारत का 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। 11 बजे से इस बजट को पेश करेंगे निर्मला सीतारमण जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 फरवरी। अब देखते हैं बजट में क्या क्या घोषणाएं होती है। बजट की एक अलग से क्लास करवा दूंगा, जैसे ही 3 या 4 तारीख को, ठीक है, जैसे ही बजट पूरा होगा उसके बाद एक दिन अपन बजट को पढ़ लेंगे। देखिए ये नंबर है 9887809083। आपको इस पे मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, तो मेरी टीम आपको डेली की डेली पीडीएफ भेजती रहेगी। आपको एक सिंगल टाइम मैसेज करना है, ठीक है। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको प्रत्येक क्लास में बताता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट क्या करो जिससे मुझे अच्छा लगता है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।